हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जतेंद्र और आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आगे पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब पढ़ रहे थे कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये आपको सिस्टर्ने मैंने आपको उसमें बताया था, दीज आर सिस्टर्ने। 3 टाइप्स होते हैं इसकी। जो इसमें स्ट्रक्चर है उसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक है ये सिस्टर्ने जो आपको स्टैक लाइक दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। दूसरा ट्यूब्यूल्स है और तीसरा है वेसिकल्स, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं बेटा। तो आज हम इस स्ट्रक्चर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने वाले हैं, जो आपको येलो में दिखाई दे रहा है कि ये क्या फंक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है बेटा, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सिस्टर्ने है मेन। ये देखिए, ये सिस्टर्ने मेन है और सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिस्टर्ने नहीं मिलते इतने, उसमें मेनली मिलते हैं ट्यूब्यूल्स। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर येलो जो आपको दिखाई देगा, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी वजह से है। तो इसमें जो नीचे वाला मैंने दिखाया है जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं बना हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इट इज़ हैविंग राइबोसोम्स, बट इसमें नहीं है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली मिलता है किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सिस्टर्ने जो है वो नहीं मिलता है इसमें मेनली, और इसमें हम क्या मिलता है, ट्यूब्यूल मिलते हैं, और इसके साथ साथ वेसिकल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है बेटा, इट हैज़ नो राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, सो इट इज़ कॉल्ड SER, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखिए, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, दिस वन, एंड वेसिकल्स। और वेसिकल्स में ये वाला पार्ट होगा, ट्यूब्यूल में ये वाला पार्ट होगा, विच आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए स्मूथ सरफेस होती है इसकी, इसलिए ये बोला जाता है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस जो आपको मैंने डाले हैं उनमें बता रखा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जो कि उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम्स हो, न्यूक्लियर एनवेलप हो, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सबके ऊपर एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलकर ये पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है, जिनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट होता है, एक यूनिट की तरह काम करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है बेटा। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इट इज़ फाउंड मेनली इन सेल्स ऑफ लीवर। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे मिलेगा बेटा, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ और रफ दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिले। तो कुछ सेल्स वो होती है जिनको प्रोटीन फॉर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ये याद रखिएगा, जहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जिनमें लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा है, लिपिड सिंथेसिस या उसके डेरिवेटिव्स जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, ठीक है, या स्टीरॉइड्स हुए, ये सारे के सारे क्या होते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। स्टीरॉइड्स जहाँ पर ये है उनके अंदर SER ज़्यादा मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, देखिए, इट इज़ फाउंड मेनली इन द सेल्स ऑफ लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, दोज ग्लैंड्स दैट सीक्रेट स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये सब क्या है, कैसे होता है, ये हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स में ज़्यादा मिलता है, एंड द मसल सेल्स इंक्लूडिंग कार्डियोसाइट्स। कार्डियोसाइट्स से क्या मतलब है, कार्डियो ये शब्द आता है किसके लिए, हार्ट के लिए, साइट्स इज फॉर सेल। सो इंक्लूडिंग कार्डियोसाइट्स ये मिलता है। इट टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, हॉर्मोन्स, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि बॉडी में कोई टॉक्सिक केमिकल है उसको बाहर निकालना, उसको रिमूव करना बॉडी से, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट सोल्यूबल ड्रग्स, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोई भी किसी भी
डिसीज़ के लिए, तो उसमें से कई जो मेडिसिन होती हैं वो वाटर सोल्यूबल होती है और कई फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल है ना, उनको जो डिटॉक्सिफाई करेगा, उनका मेटाबॉलिज्म करके वो ये करता है, ठीक है ना। एंड इट आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। आप यहाँ पर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये एक सेल बना रखी है मैंने, और सेल के अंदर हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है। बेटा ये क्या करता है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है ना, ये सेल मैंने एक 2 डायमेंशन में बना रखी है। एक्चुअल में ये एक 3 डायमेंशन है। मेरे हाथ को देखिए, ऐसे राउंड सेल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, डिस्क शेप भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। तो ये शेप अपनी कैसे मेंटेन रखती है ये सेल, इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं। जो ट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये इसका साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो साइटोस्केलेटन बनाती है वैसे ही। लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने आपको ये छोटा दिखा रखा है बेटा, ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अराउंड न्यूक्लियस, ये भी साइटोस्केलेटन यानी कि सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में, उसका स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। सेल को शेप मेंटेन कराने में हेल्प करेगा। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये बनते कैसे हैं वो समझिए बेटा। ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये बनता है न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और फिर स्मूथ वाला रफ से बनेगा। कैसे? जब इसके ये जो राइबोसोम्स है इनको हम निकाल देंगे, जब ये राइबोसोम फ्री हो जाएगा तब ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर पार्ट, वो बन जाएगा स्मूथ, ठीक है। तो ये डिराइव होता है स्मूथ वाला रफ से और रफ वाला न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है। तो ऐसे ये बनता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। इसके फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा बेटा। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो पहला जो पॉइंट आता है वो है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है वो समझिए आप, मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं ना बेटा, ये क्या है, ये बायोमोलिक्यूल है, ये क्या होता है, तो हम लोग डर जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल वही है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। एक बीमारी होती है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ये जैसे आर्टरी होती है ना, आर्टरी, इस आर्टरी में ये जम जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लड का फ्लो को रोक देगा। अगर ये हार्ट में आर्टरी होगी, जैसे हार्ट में होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये हार्ट में मिलती है, जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है। अगर इस आर्टरी में ये कोलेस्ट्रॉल ऐसे इकट्ठा होना शुरू होता है, ब्लॉक कर देगा, तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी और हार्ट अटैक हो सकता है उससे, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमारे अभी नेगेटिव ही होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। मैंने आपको बताया था, मेरा वीडियो देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन में ऐसे बीच में यहाँ पर और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल होता है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो थी उसमें। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा था, ये उस सेल की रिजिडिटी जो थी, फ्लूइडिटी जो थी, उसको मेंटेन कर रहा था। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको आप पिछली वीडियोस में देखिएगा। अब मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। कॉले जो वर्ड आता है बेटा, ये बाइल के लिए आता है। ये वही बाइल है जो लीवर में सिक्रीट होता है, लीवर इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। लीवर से एक डक्ट निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट, उसके थ्रू लीवर इसको कहाँ डाल देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम में, ठीक है। ये स्पेलिंग नहीं इसकी, ड्यूडेनम में, ठीक है बेटा। सो बाइल के बिना किसका डाइजेशन नहीं हो सकता, फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, ये याद रखना। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कौन बना रहा है, याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको पता लगेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारी बॉडी के लिए। कोलेस्ट्रॉल से ही डिराइव होते हैं क्या, स्टीरॉयड हार्मोन्स बेटा, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, आप समझिए होता क्या है ये सब कुछ।
ठीक है बेटा, स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। अब सुनो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसी से स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन बेसिकली, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपने किडनी जो होती है ना, किडनी के ऊपर ऐसे ग्लैंड होती है एक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अंदर, इसको मैं डाइसेक्ट करूंगा तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है बेटा। अंदर वाला पार्ट है मेडुला और बाहर वाला पार्ट है इसका कॉर्टेक्स। इसका जो कॉर्टेक्स है ना, इस कॉर्टेक्स की भी 3 लेयर होती है, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स जो होता है ये कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैंने कोलेस्ट्रॉल बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ स्टीरॉयड हार्मोन। ये स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, डेराइव होते हैं। तो ये फंक्शन चल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं ये मेनली 3 हैं। एक है बेटे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये चैप्टर आगे आने वाला है, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक हिंट देने वाला हूँ ताकि आपको पता लगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी वैल्यू है बॉडी के अंदर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ना बेटा, इसका मेन जो एक एग्जांपल है वो है कॉर्टिसोल। ये एक हार्मोन है बेटा कॉर्टिसोल्स, और इसको ना लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं इसको। इसके ना मेनली 2 काम हैं। एक तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, यानी कि जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जैसे क्या हुआ फैट या फिर प्रोटीन्स, इनसे जब हम ग्लूकोज बनाएंगे, हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, तो वो बोलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसका कोर्टिसोल का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, और ये एक पार्ट बनता है हमारी बॉडी के फाइट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी कि आप यूँ समझिए, जब आप एक्सट्रीम आप डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिसमें दिल की धड़कन एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाता है, पर्सपिरेशन शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है किसी ऐसी सर्कमस्टांस के लिए जो बहुत हानिकारक होने वाला है। तो या तो हम फाइट करेंगे उस सिचुएशन से या वहाँ से भाग जाएंगे। तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, तो उसमें भी ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉडी में, क्योंकि मसल्स को सारी सप्लाई जाती है ऑक्सीजन की, और वहाँ पे ग्लूकोज बढ़ जाता है, ताकि जब मसल्स एक्टिविटी करें, चाहे वो फ्लाइट की करें चाहे वो फाइट की करें, तब मसल्स को ग्लूकोज की कमी ना हो, ठीक है। ये वही कॉर्टिसोल है बेटा जिनके इंजेक्शंस लिए जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि डोप टेस्ट होता है, डोप टेस्ट, इधर देखिए, डोप टेस्ट में फेल हो गया कोई एथलीट, ठीक है। ये एथलीट्स जो फेल हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है, वो कॉर्टिसोल्स इंजेक्शंस या इनको यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं कॉर्टिसोल्स जिनमें होता है, ये बॉडी के अंदर जाके स्टेमिना बढ़ा देती हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बढ़ गया तो सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, एटीपी जनरेशन बढ़ जाएगी, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वही है कॉर्टिसोल जिनके इंजेक्शन लेते हैं, दीज आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है बेटा। इसके अलावा यही कॉर्टेक्स जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, बेटा ये मत समझना कि हमने हार्मोन का चैप्टर शुरू कर दिया है। आप ये याद रखिएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये बनेंगे दोनों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही। इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में मेन आता है
स्टीरोन। एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन क्या है बेटा? ये हमारी बॉडी में, आपने नेफ्रॉन का नाम सुना है? नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जहाँ पे क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये नेफ्रॉन था ना बेटा। दिस इज बाउमन कैप्सूल, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो एल्डोस्टेरोन यहाँ पे मेन फंक्शन करता है और वो सोडियम रिटेंशन करवा देता है, यानी कि ये जो यूरिन बन के इधर आने वाला है कोलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से सोडियम रिटेंशन करवा देगा और वाटर रिटेंशन करवा देगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का एक फंक्शन यहाँ पे होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का और स्टीरॉयड हार्मोन्स में आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि क्या होते हैं। अभी तक आपने स्टीरॉयड हार्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिराइव हो रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से। अब हम बात करेंगे एक तीसरी तरह की, सेक्स स्टीरॉयड की। स्टीरॉयड्स बेटा इसी में आते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन, ये आपने सुना होगा, ये मेल स्पेसिफिक हार्मोन है, मेल स्पेसिफिक। ठीक है, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मेल में, मॉइस्चर, बियर्ड और लार्ज स्टेचर जो उसका होता है। एस्ट्रोजन जो फीमेल स्पेसिफिक है, ये फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन है। ठीक है, और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ये भी आपने सुना होगा। इससे प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडी में प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। ये भी तीनों के तीनों जो है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ठीक है, कौन सी सेल होगी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की। कहाँ मिलती है? किडनी के टॉप पे, जो ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बनाया था, ये किडनी है ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। और ये तीनों किससे डिराइव हो रहे हैं ये याद रखना, ये भी कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। ठीक है, तो वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो जो भी हमने पीछे किया था। ठीक है बेटे, या फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो, या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो, सॉरी सेक्स स्टीरॉइड्स, इसको कॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं, अगर वो कॉर्टिकल में हो, यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो बेटा इसमें एक और कैच है, वो ये आप ये समझिए, ये जो है ना, ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये बहुत कम किडनी के ऊपर जो ये सेल वो है ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इसमें बनते हैं। ये आपको पता है कि ये जो सेक्स हार्मोन है ये मेनली कहाँ बनते हैं? ये गोनैड्स में बनते हैं। गोनैड्स मतलब फीमेल में ओवरी है और मेल में टेस्टिस है। तो इनके अंदर जो सेल्स है ना, ओवरी में ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है जो एस्ट्रोजन बनाती है, टेस्टिस में लेडिक सेल्स होती हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड टेस्टिस में होती है लेडिक सेल्स। बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस थोड़ा सा हम डीप में इसको पढ़ रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि एससीआर का मेन फंक्शन क्या है, उसका कहाँ पे यूज़ है, और ये हम पढ़ रहे हैं नीट लेवल का। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखें, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए गोनैड्स में, ओवरी में ग्रैन्युलोसा सेल्स और लेडिक सेल्स, ये बनाएंगी टेस्टोस्टेरोन और ये बनाएंगी एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओवरी में एक और स्ट्रक्चर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, वो बनाता है। ठीक है, ये सब आगे मैं आपको फिर से बता दूंगा, आगे चैप्टर जो आएगा उसमें फिर से हम करेंगे इसको। अभी जस्ट आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जो सब कुछ भी बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? एससीआर की वजह से। सो नाउ यू नो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, एससीआर की, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, इसके लिए जस्ट ये बताने के लिए मैं आपको इतना डीप बता रहा हूँ अभी। अब देखिए हम आते हैं लिपिड्स पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिपिड्स। लिपिड्स में बेटा क्या होता है, जैसे कि TAG है, यानी कि मैं आपको लिपिड्स के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एससीआर में लिपिड्स भी बनते हैं। वो देखिए लिपिड्स में हम लोग पहले बात कर लेंगे मेन ट्राइग्लिसराइड्स की, इसको शॉर्ट फॉर्म में TAG बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। बेटा ये जो ट्राइग्लिसराइड मैंने अब यहाँ पे लिखा है, ट्राइग्लिसराइड TAG, ये लिपिड फॉर्मेशन,
ये वही है जिस रूप में हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता है। इट मीन्स होगा क्या, अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं, मान लो आपको भूख है 3 चपाती की और आपने खा ली 5, तो एक्स्ट्रा जो 2 चपाती होंगी, जो कार्बोहाइड्रेट उससे हमें मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा एक्स्ट्रा खाने से, वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको लिपिड्स में कन्वर्ट कर देती है। और लिपिड्स जाके कहाँ स्टोर हो जाता है बेटा, किस सेल में होता है, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल्स हैं जिसमें एडिपोसाइट होती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जहाँ पर भी मोटापा आता है ना, जिसकी वजह से सेल्स में फैट डिपॉजिट हो जाता है, वो हमेशा याद रखना वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही होता है, ठीक है। ये वही ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है बेटा। अब आप सुनिए आगे, एक और मैं बता दूं ट्राइग्लिसराइड और कहाँ मिलता है, ठीक है। कभी आप में से भी कईयों की ऑयली स्किन होगी, कहते हैं ना ऑयली स्किन है, मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। ये ऑयली स्किन का क्या मतलब है, ऑयल मतलब इसको बोलते हैं सेबम। ये कहाँ से रिलीज होता है, ऑयल ग्लैंड से। ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं इनका क्या नाम है, सीबेशियस ग्लैंड्स, जो स्किन में मिलती हैं, ये ऑयल रिलीज करती हैं। ये ऑयल जो होता है ना, इसमें मेनली यही होता है TAG, यानी ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं इसमें मेनली, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर भी ये TAG मिलता है। इसके बाद आता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जैसे मेम्ब्रेन बताई थी ना मैंने आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है उनकी, ठीक है। इसके पास एक एंजाइम होता है बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो एक रिएक्शन कैटालाइज करता है जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, जो अभी मैंने आपको बताई थी ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने आपको क्या बताया था बेटा, यहाँ देखिए, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन, किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, फैट से, प्रोटीन से। आप 4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है ना, वो फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, यानी कि फैट से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा ताकि आपको एनर्जी मिले। अगर आप 10 दिन खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी की जो प्रोटीन होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो लीवर में होता है मेनली, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। अगला फंक्शन क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल। लीवर हमारे बॉडी का एक मेन डिफेंस क्रिएट करता है। जितनी भी आप कोई ड्रग लेते हैं, वो जो ड्रग्स होती है उनका मेन मेटाबॉलिज्म लीवर में जाके ही उनका ब्रेक डाउन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सबसे कॉमन ड्रग जो हम लेते हैं ना बुखार के लिए, उसके लिए पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल का जो मेन मेटाबॉलिज्म है वो जाकर लीवर में ही होता है, लीवर ही उसका ब्रेक डाउन करता है, जिसमें उसका एक एक्टिव पार्ट बनता है, जिसकी वजह से जाकर हमारे जो बुखार है, फीवर है, वो सबसाइड करता है, ठीक है। इट चेंजेस देम टू वाटर। ये क्या करता है, जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, ऐसी दवाई जो हमने ली है, मेडिसिन ली है, जो लिपिड सोल्यूबल है, उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर सोल्यूबल में, और फिर उसका ब्रेक डाउन करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देगा किडनी से, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा कई बार केमिकल यूज़ करते हैं, ज़्यादा ड्रग्स करते हैं ना, तो ये भी होता है बेटा कि SCR का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है बेटा। और जैसे ही उसने अपना काम फिनिश कर दिया, जैसे हमने बहुत ज़्यादा ड्रग ले ली या बहुत ज़्यादा ऐसा केमिकल आ गया जिसका ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, तो एक्चुअल में लीवर सेल में SCR जो होगा ना, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, वो डबल भी हो सकता है। और वो अपना काम ख़त्म करके जब उसने सारा न्यूट्रलाइज कर दिया है, सारे ड्रग्स को, केमिकल को, टॉक्सिन को, उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यही था, SCR कैन डबल इटसेल्फ और फिर रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है। इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स इट कॉजेज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारा, ठीक है ना। और एक और याद रखिएगा, जब कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है ना, तो उसमें एक एंजाइम यूज़ करते हैं, ये जो एंजाइम SCR के अंदर मिलता है हमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो उसका नाम है साइटोक्रोम P450। ये फैमिली है पूरी साइटोक्रोम P450 की, इसमें कई एंजाइम आते हैं, तो उस फैमिली के जो एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं, ये यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्स हार्मोन जो है ना, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उनकी फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो आप देखिए, इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा अभी हम कि ये क्या होता है, ठीक है बेटा। आप समझिए, हमारी जो मसल्स होती है ना, मसल्स,
जैसे मैं आपको एक मायोफाइब्रिल बना के देता हूँ, मसल सेल्स को हम मायोफाइब्रिल बोलते हैं, ठीक है। आपको याद है कि मसल्स में एक्टिन, या पढ़ेंगे आगे बेटा, एक्टिन और मायोसिन ये दो प्रोटीन है मेनली, और भी हैं प्रोटीन, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं ये प्रोटीन। आपने खुद देखा होगा, हमारी जैसे मेरा हाथ देखिए, इस हाथ को, इस उंगली को देखिए, अभी ये पूरी एक्सटेंडेड है और अब ऐसे मैंने इसको कर दिया तो ये जो है यहाँ पर जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, इसलिए ये उंगली ऐसे मुड़ने के बाद ये इसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, उसकी वजह से हुआ है बेटा ये। लेकिन जब भी मैं एक्सटेंशन करता हूँ या फिर ये जो है इसको रिलैक्स करता हूँ, ऐसे मूवमेंट करता हूँ मैं इसकी अपनी फिंगर की, तो मसल्स की, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है ना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, Ca2 पॉजिटिव का, कैल्शियम का, ठीक है। और ये कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है, मसल सेल, यानी मायोफाइब्रिल ही मसल सेल है, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअल में SER ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हम इसको बोलते हैं इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये मसल्स में जो मिलता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि असलियत में एक रूप है, एक डेरिवेटिव है, सॉरी इसका ही मॉडिफाइड रूप है SCR का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इसके अंदर कैल्शियम जो है ये स्टोर रहता है। सोचिए अगर कैल्शियम नहीं होगा ना तो मस्कुलर स्पाज्म होंगे, मसल स्टिफ हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी ऐसे, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम स्टोर रहता है मसल सेल में, उसी की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं अपनी मसल्स की, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे, इट स्टोर्स कैल्शियम आयंस, ठीक है बेटा। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।